तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार वो डटे हुए हैं। सीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आइए हम आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं। हॉस्पिटल्स के अतिरिक्त व्यक्तिगत आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन देते समय डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, आधार कार्ड का विवरण नोट किया जाए। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये सीएम के आदेश हैं। ऑक्सीजन रिफिलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। हॉस्पिटल्स के अतिरिक्त व्यक्तिगत आपूर्ति, ऑक्सीजन देते समय डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। साथ में आधार कार्ड का विवरण देना भी बेहद जरूरी होगा ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। आइए हम आपको ट्वीट के जरिए बताएंगे, दिखाएंगे। दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उनको कोरोना हो गया है, वो संक्रमित हो गए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी संक्रमित हैं और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद जानलेवा होती जा रही है। सूबे में हर रोज ही मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 187 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,42,265 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में 33,214 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैलने के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर डटे होने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद भी सीएम योगी ने 4 महानगरों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता करी है। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन की कमी होने के साथ ही कोविड अस्पतालों में बेड्स की स्थिति और दवाओं की कालाबाजारी रोकने को लेकर सभी को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि किसी भी कोविड हॉस्पिटल में बेड्स की कमी ना हो। कोविड संक्रमितों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने की व्यवस्था की जाए। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन ऑक्सीजन की महत्वता को देखते हुए बड़ी पहल हुई। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालय पर अब पल पल की नजर रहेगी। इसके साथ ही महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से न सिर्फ ऑक्सीजन आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी, बल्कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पर तत्काल समाधान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में टीम 11 के साथ में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अस्पतालों में कम से कम 36 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने तांडव मचा रखा है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। इस बीच सूबे की सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी। सरकार ने सभी निजी और सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है। इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड से बचाव के तरीके मेन गेट पर डिस्प्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी, जो कि सभी दुकानें, फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई हैं। उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ते भी देने होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सरकार के कुछ अहम आदेश इस पैंडेमिक के दौर में? देखिए पूजा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात है उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वर्चुअल माध्यम से चाहे अधिकारियों से बात करना हो, मंत्रियों से बात करना हो, लगातार संपर्क में हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर तमाम जो विजुअल वायरल हो रहे हैं, जो तमाम समस्याएं आ रही हैं अस्पतालों से, जो बेड कुछ के साथ साथ जो ऑक्सीजन की समस्या है उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल जिस तरीके से लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर चरक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आई और वहां पर नोटिस बोर्ड
चस्पा किया गया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में समीक्षा की है और लगातार उस बातों को ध्यान दिया है। जिस तरीके से पूजा, अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो सबसे पहले लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करता है और खुद सिलेंडर लेके कंपनी के पास पहुंच जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए उन कंपनियों को आदेश दिया है, जब तक डॉक्टर के लिखित पर्चा नहीं होगा, डॉक्टर खुद नहीं कहेगा ऑक्सीजन की जरूरत है, तब तक उसको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात लेकिन अनूप, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों जैसे कि सीएमओ के आदेश में तमाम मरीजों को बांध दिया गया, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, फिर सरकार को ये आदेश वापस लेना पड़ा, तो कहीं ये प्रिस्क्रिप्शन वाला आदेश वैसा ही तो नहीं हो जाएगा? ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें अभी तक की क्या कहती हैं? देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से हालात हैं वो लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सरकार ये सोचती है कि जब कंपनी किसी प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल को पूरी तरीके से जब ऑक्सीजन मुहैया कराएगी तो उन मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी जिनको आवश्यकता है। ऐसे में लखनऊ में जिस तरीके से बहुत सारे जो मरीज हैं वो होम आइसोलेट हैं, घर में ही ऑक्सीजन लगी है, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में स्टोर है। तो ऐसे में वो व्यवस्थाएं जब अगर दुरुस्त होंगी, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचेगी तो ऑक्सीजन की दिक्कत खत्म होगी। लेकिन सरकार को इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो घर में लोग आइसोलेट हैं उनकी कैसे सुरक्षा होगी, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या उनके घर पर समय से ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी। ये सब तमाम चीजें हैं, वो एक निर्णय सरकार का है। सरकार को इसको गहन मंथन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, बेड लगातार बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमित भी लोग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यूपी में बनारस, लखनऊ और अयोध्या में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आएगी। प्रदेश में झारखंड के बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद से खाली टैंकर इन शहरों के प्लांट तक जाएंगे, जहां से ये टैंकर ऑक्सीजन भरकर लौटेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और विशाखापट्टनम की ही तर्ज पर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर की आपूर्ति के लिए अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने रेलवे बोर्ड के सीईओ को पत्र भेजा था। इसके बाद सीईओ ने लखनऊ के डीआरएम को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संक्रमितों के परिजन दिन रात भटक रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं। होम आइसोलेशन तक के पेशेंट दम तोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन इस आपदा में भी कालाबाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कानपुर में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एजेंसी संचालक 4 से 5 गुना दाम पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, जिसके बाद कानपुर क्राइम ब्रांच और गोविंद नगर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए छोटे बड़े सहित 51 सिलेंडर बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। गोविंद नगर में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना से ज्यादा रेट में बेचा जा रहा था। इस सूचना पर दबिश दी गई तो यहां पर छोटे और बड़े 51 सिलेंडर जब्त हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? किस तरीके से कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा था और आगे इस तरीके की हरकतें देखने को ना मिले ग्राउंड जीरो पर, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? देखिए पूजा, आपको बता दूं कि कालाबाजारी करने वाले लोगों को सिर्फ आपदा की तलाश होती है और आपदा आने पर ही उन्होंने अपने अवसर तलाश लिए हैं। और लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके बावजूद भी लोग कालाबाजारी कर रहे थे। जिसके बाद डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि गोविंद नगर क्षेत्र में एक सिंह गैस एजेंसी है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करी जा रही है। डीसीपी ने अपनी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ वहां पर छापेमारी करी और 51 छोटे बड़े गैस के ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। यही नहीं, रात में फिर से ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस ने करी है और अफीम कोठी चौराहे के पास लगभग 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता तो है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों
के लिए एक संकेत भी है कि अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, पूरी तरह से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त हो चुकी है और लगातार शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिससे लोगों को इस संकट में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जी पूजा। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखिए सांसों की कीमत किस तरीके से देखने को मिल रही है और काला बाजारी यानी कि आपदा में अवसर लोग किस तरीके से तलाश रहे हैं, जो मानवता को शर्मसार करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना की महामारी ने एक ओर भारी तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ श्रमिकों के पलायन की गंभीर समस्या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है। अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ढोल पीटा था कि जो पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश आ गए थे उन सबको रोजगार मिलेगा। करीबन 1.5 करोड़ की उपलब्धता का दावा भी किया गया था, लेकिन झूठ खुल गया, सच सामने आ गया। भाजपा ने अपनी जनता को धोखा देकर महापाप किया। अखिलेश ने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर मजदूरों का फिर से पलायन हो रहा है। दिल्ली का आनंद विहार, बस अड्डा, नोएडा और देश के अन्य राज्यों से लाखों कामगारों का आना जारी है। इनका काम छूटा है, पैसे खत्म हो गए हैं, अब अपने गांव लौटकर अपनी जान बचाने की इनको बेचैनी है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए 1 मई से टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया है। इस बीच गोरखपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत को लेकर सवाल उठाए। विधायक ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वैक्सीन को जिन कीमतों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिकों को उपलब्ध कराने की बात कह रही है, उसमें बड़ी विसंगति है। अपने ट्वीट में भाजपा के विधायक ने यहां तक लिख डाला कि तुम तो डकैतों से भी बदतर हो, तुम्हारी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा है कि कंपनी ने भारत सरकार को ये वैक्सीन 200 रुपए में दी है, राज्य सरकार को 400 और जनता को 600 रुपए में देने की बात कही है, जबकि कंपनी ने वैक्सीन की लागत 220 रुपए बताई है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। सब ईश्वर से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इस बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी से निजात के लिए लोगों से दुआ करने की अपील करी है। इसके लिए इस्लामिक सेंटर अपने फेसबुक पेज पर रात 10 बजे वर्चुअली दुआ प्रसारित करेगा। इस दुआ में कई बड़े उलेमा भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी से रात 10:15 पर घरों से ही दुआ करने और दुआ में ऑनलाइन शामिल होने की अपील की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, जिस तरीके से दुआओं का दौर देखने को मिल रहा है, नवरात्र और रामनवमी पीछे गई, मंदिरों के कपाट बंद रहे और अब दुआओं का दौर घरों से ही होगा। देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है, जब उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, शासन है, उसने महामारी को इतने हल्के में लिया कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बावजूद टीम 11 उनको बरगलाती रही। टीम 11 उनको सही स्थिति पता नहीं करती, जबकि राजनाथ सिंह और उनकी टीम लगातार 2 महीने से लगातार कह रही है कि स्थिति खराब होती जा रही है, अस्पतालों की व्यवस्था कीजिए। लेकिन लगातार ये बताया जाता रहा कि ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, अस्पताल भी है, सब कुछ मौजूद है। अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो निश्चित रूप से दुआओं के अलावा कुछ बचता नहीं है। दवा और दुआ दो ही चीज काम कर सकती हैं, तो दवा मुश्किल से मिल रही है, अब दुआओं का भरोसा है। यही कारण है कि उलमाओं ने आज यहाँ पर पूरी राजधानी में, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने वर्चुअल दुआ मांगने की व्यवस्था की है, ताकि लोग अपने अपने घरों से, अपने मस्जिदों से ही, अपने अपने आवाज से ही वो दुआएं मांगे, ताकि ये जो महामारी है इससे निपटा जा सके। कलवे जवाद हो या यासूब रजा हो या फिर फरंगी महली हो, हर मौलाना ने, हर उसने यहाँ पे दुआ मांगने की व्यवस्था की है। यही कारण है कि आज शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे इसका कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जनता टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि दुआ करिए, घर से करिए, अपनों के लिए दुआ कीजिए, अपने देश के लिए दुआ कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की तीसरी बीवी नगमा ने बशीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि बशीर उनके साथ कई और लड़कियों का उत्पीड़न कर चुके हैं, जिसको लेकर बशीर की बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है।
मेरे 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे, 2 बेटे मेरे पास में, एक 7 साल का, एक 8 साल का। उस तक की इन बच्चों की इस वहशी दरिंदे को नहीं आ रही। आखिर कब तक ये लड़कियों के साथ जुल्म करता रहेगा? कब तक लड़कियां इससे डर डर के छुप छुप के अपना पीछा छुड़ा लेंगी? लेकिन मैं इस वहशी दरिंदे को जीने नहीं दूंगी। इसने बहुत लड़कियों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। कब तक ये तलाक देता रहेगा? कब तक? मुझसे भी 10 बार तलाक की बोलता आता है। 8 सालों में इसने कितनी बार मुझे तलाक की बोल दी है। लेकिन कब तक ये तलाक देता रहेगा और कब तक कितनी शादियां करता रहेगा? कब तक कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब होती रहेंगी? तो पूर्व मंत्री पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, उत्पीड़न के आरोप हैं। न सिर्फ अपने साथ उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने का जिक्र यहां पर बशीर की पत्नी नगमा ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप रावत हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त की? पूजा जी, बता दें, चौधरी बशीर बसपा शासन के अंदर मंत्री रहे थे। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में चले गए और अन्य पार्टियों में चले गए। लेकिन जो इनका मूल रूप से इनका जो चर्चा रहा वो आगरा के दंगे है। आगरा के दंगों में इनका नाम प्रमुखता से रहा। उसके बाद में ये विवादों में चलते गए और अब ये मामला नगमा का है। नगमा के साथ पहली बार मामला नहीं है, ये पहले भी कई महिलाओं के साथ में इस तरीके के मामले इनके लिए आते रहे हैं। इनके ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। लोगों की जान लेने के तक इनके ऊपर आरोप लगे हैं और जेल जाने तक की नौबत आई है। लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब वो सामने से कह रही हैं कि अगर उनको तकलीफ है किसी बात की तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तकलीफों के इस दौर में कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जो मानवता की मिसाल बन जाती हैं। आज जब पूरे देश में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, ऐसे में यूपी के हमीरपुर जिले से सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने अपना ऑक्सीजन प्लांट कोरोना अस्पतालों के लिए खोलकर सिर्फ 1 रुपए में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। रिमझिम फैक्ट्री की इस घोषणा के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। रिमझिम ऑक्सीजन प्लांट ने प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों को 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर देने के साथ साथ कोरोना मरीजों को व्यक्तिगत रूप से भी ऑक्सीजन देने की घोषणा की है। इसके लिए कोरोना मरीजों का पर्चा और उनका आधार कार्ड उनको लाना होगा। कोविड जो महामारी का इस वक्त समय चल रहा है, ये बहुत ही भयावह बीमारी है। लास्ट टाइम पिछले साल मैं भी इससे पीड़ित रहा था, तो मैंने इसके दर्द को महसूस किया है और इस साल मैं ये जान रहा हूँ कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आई है। और इसमें जो भी अब तक का कोविड को लेके इसके जो भी पता चल रहे हैं किस तरह से इससे बचा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण दवाई का काम कर रही है। हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब इससे कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकती है, तो इसके लिए हमने जो है मात्र 1 रुपए में सभी को कोरोना ये सिलेंडर जो है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मात्र 1 रुपए मात्र में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमने फैसला लिया है और हम दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दूर दराज से गाड़ियाँ आ रही हैं और हम सबको जो है यथासंभव जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो सिर्फ मनोज की कहानी रही जो इस दौर में मसीहा बने हैं। कई और ऐसे भी हाथ हैं जो हाथ छू नहीं रहे हैं लेकिन हाथ छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो जनता टीवी की आपसे बस यही अपील है, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुश्किल का दौर है, मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे और ये दौर भी कट जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।